औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे। 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिनमें से 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 9 क्वेश्चन जो है आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वाई आर सिल्वर एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर और जो गोल्ड, ये जो दो मेटल हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कि ये रिएक्शन बहुत कम करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर रिएक्शन करते हैं। तो ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं? बाकी हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास मेटल है, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, यानी कि ये बड़ा इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। जबकि ये जो गोल्ड और सिल्वर हैं, ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये भी मेटल हैं, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करते? तो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी का जो ताल्लुक है, जो रिएक्टिविटी का कनेक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने और गेन करने से है। किसी भी एलिमेंट का एटम या कोई भी मेटल जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या कोई और नॉन मेटल जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या होगा, वो हाईली रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा। सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना, ये दो ऐसे फिनोमेना हैं, यानी कि इन्हीं की बेस पे हम रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, क्योंकि दोनों मेटल हैं, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये दोनों इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है, कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स इफ नॉट वाई। क्या जो खालिश सोना है, ये जो प्योर आप कह सकते हैं गोल्ड है, वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है या नहीं? अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, उसका क्या रीज़न है? बेसिकली ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये जो जेवरात होते हैं, उनके अंदर बारीक बारीक शीट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि बारीक बारीक तारें लगी होती हैं वहाँ पे, ठीक है। उन तारों से और उन शीट्स से जो है ना बनाया जाता है, जेवरात बनाए जाते हैं। तो बेसिकली जेवरात बनाने के लिए फिर हमें ऐसा मेटल चाहिए होता है जिसका, यानी कि आप कह सकते हैं जिसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप प्योर जो है ना वो गोल्ड लें, तो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, तो जो मेटल जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उसके अंदर मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी और जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इतनी कम होगी। तो क्या है कि अब प्योर गोल्ड क्या है, सॉफ्ट है, तो उससे जो है ना ये जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सोने के अंदर या आप कह सकते हैं गोल्ड के अंदर हम डिफरेंट और मेटल ऐड कर लेते हैं, लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के मेटल ऐड करके हम एलॉय बना देते हैं, ठीक है। और वो जो एलॉय है फिर उसकी जो है ना हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। नो प्योर गोल्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड, सो इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। आगे 12 क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। कि इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए कॉपर क्यों यूज़ करते हैं? इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेटल है, तो उनको हम यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि बाकी मेटल भी जो है ना, उनके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उनको हम क्यों नहीं यूज़ करते, सिर्फ कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं? या हमारे पास एक और जो है ना मेटल है सिल्वर, वो भी हम यूज़ करते हैं, सिल्वर की वायर्स भी होती हैं। तो इस तरह ये मेटल हम कॉपर जो है ना स्पेसिफिकली क्यों यूज़ करते हैं, मेन जो है ना क्वेश्चन वो ये है। तो आंसर क्या है, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज इट इज़ मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर कंडक्टिविटी। जो कॉपर है, कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करने की जो पावर है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि कॉपर जो है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट गुजर सकता है, जिसकी वजह से जो हाई वोल्टेज हमारे पास वायर्स होती हैं, जिनके अंदर 8-8 लाख जो है ना वोल्टेज जा रही होती है, तो क्या वो ये जितनी भी वायर्स होती हैं बड़ी बड़ी, ये किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ कॉपर क्या है, कॉपर के अंदर इलास्टिसिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि सर्दियों के अंदर जो है ना इनकी जो तारें हैं वो सिकुड़ सकती हैं, सिकुड़ भी जाएँ तो कोई इतना मसला नहीं होता, और गर्मियों के अंदर फैल भी जाती हैं, तो ये फैलने से कोई मसला नहीं होता है इनकी जो तारें होती हैं कॉपर की। इसके अलावा अब कह सकते हैं कि इसके अंदर से करंट भी जो है ना वो मैक्सिमम गुजर सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी मेटल है उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वहाँ पे जो है ना वो समटाइम क्या है कि करंट जो है, करंट इतना हाई करंट नहीं गुजर सकता। जो कॉपर है, कॉपर के अंदर से यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सुपीरियर कंडक्टिविटी की वजह से।
आगे 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी है उसका क्या ट्रेंड है ग्रुप के अंदर। अल्कली मेटल हमारे पास कौन कौन से मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये 6 अल्कली मेटल है हमारे पास। इनकी जो डेंसिटी है ज़्यादा है, हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। जब एटम का साइज़ बढ़ता है तो जाहिर है उसका एटॉमिक मैस भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो इसकी वजह से जो डेंसिटीज़ है मेटल की वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती हैं। Alkali metals density increases down the group due to increase in atomic mass. Lithium is less denser and cesium have highest density in a group. Next हमारे पास क्वेश्चन है, which metal is used for metal work? कौन से मेटल जो है ना मेटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। मेटल वर्क आप कह सकते हैं कि ऐसे मेटल जिनसे हम जो है ना डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया या और भी हमारे घरों में जितना भी हम क्रॉकरी का सामान यूज़ करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और लोहे की बनी चीज़ें या आप कह सकते हैं सिल्वर की बने ऑर्नामेंट्स, गोल्ड के बने ऑर्नामेंट्स। तो ये जो सारी चीज़ जो हमारे बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हैं ये किसकी हैं, ये मेटल्स की बनी होती हैं, तो ये मेटल वर्क के अंदर ही आती हैं। तो कौन से मेटल फिर हम मेटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हमारे पास आयरन है, सिल्वर है, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, गोल्ड एंड ब्रास है। द डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेटल वर्क्स। जो डक्टाइल और मेलिएबल मेटल होते हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, मेटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि चूँकि हम डिफरेंट शीट्स बनानी होती हैं, वायर्स बनानी होती हैं, तो इस वजह से शीट्स और वायर्स बनाने के लिए हमें कौन से मेटल चाहिए होते हैं, जो जिनकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास आयरन, सिल्वर, गोल्ड और ये जो कॉपर है, आगे गोल्ड, ब्रास है, ये जो मेटल है हमारे पास, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं मेटल वर्क के लिए। आगे 15 क्वेश्चन है, व्हाई इज़ मैग्नीशियम हार्डर देन सोडियम। मैग्नीशियम सोडियम से ज़्यादा हार्ड क्यों है। उसका आंसर क्या है, एज मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम and magnesium atoms also have smaller radius than sodium, due to which stronger the attraction tend to be hard. So magnesium जो है बेसिकली वो क्या है कि उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है या मेटेलिक फोर्सेस हैं आप कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग है। मेटेलिक बॉन्ड सोडियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और दूसरा रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम एटम आल्सो हैव स्मॉलर रेडियस। मैग्नीशियम की जो एटम है, जाहिर है हमने पढ़ा था कि हम पीरियड के अंदर मूव करें तो एटम की जो रेडियस है, ये जो एटम की साइजेज हैं वो कम होते जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, यानी कि ये पीरियड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड के अंदर पहले सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो इस वजह से मैग्नीशियम क्या है पीरियड के अंदर यानी कि आगे आ रहा है, आप कह सकते हैं राइट साइड पे, तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, छोटा है सोडियम के मुकाबले में। तो इस वजह से क्या है कि उसकी जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो जिसकी वजह से उसका एटॉमिक जो रेडियस है वो कम है। तो और वहाँ से जो है ना आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या है, हाई है। तो इस वजह से क्या है कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इस तरह जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से लीस्ट रिएक्टिव है और क्या है, हार्ड भी है। आगे 16 क्वेश्चन है, व्हाई इज कैल्शियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। जो कैल्शियम है मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है। हमने पढ़ा था कि हम डाउन द ग्रुप जब मूव करें तो मेटल की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है कैल्शियम है डाउन द ग्रुप। ये सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, उसके अंदर टॉपिक है हमारे पास बेरिलियम है, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है। तो इस वजह से जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है और जो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको वहाँ से निकालना आसान होता जाता है, या आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती जाती हैं। कैल्शियम कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम एटम इज़ फार्दर फ्राम द न्यूक्लियस। कैल्शियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो मैग्नीशियम के मुकाबले में न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से वहाँ से उनको निकालना क्या होता है, आसान होता है। एज अ रिजल्ट कैल्शियम बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इस तरह जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एटम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आगे 17 क्वेश्चन है, व्हाई इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस देन मैग्नीशियम। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की वो क्या है, वो मैग्नीशियम से कम है। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में और सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो क्या है कि जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटम का साइज़ कम होता जाता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो सोडियम और मैग्नीशियम का जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड है। तो पहले सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम राइट साइड पे है। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडियस है बेसिकली वो क्या है, वो स्मॉल है एज कंपैरिजन टू सोडियम।
और उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है वहाँ पे, यानी कि मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में क्या है, हाई है। तो इस वजह से वहाँ से मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जो है ना आप कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फिर हमें मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी और सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि बाहर से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। एज मैग्नीशियम एटम हैज़ अ स्मॉलर रेडियस एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेरिजन टू सोडियम, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम एटम एज कम्पेयर टू सोडियम एटम। आगे 18 क्वेश्चन है, व्हाई इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मोर देन पोटाशियम। सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है पोटाशियम के मुकाबले में। अब यहाँ पे देखें हम डिफरेंट कंपैरिजन कर रहे हैं, पीरियड के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। पीरियड के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सोडियम मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अगर ग्रुप के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सोडियम पोटाशियम हो गया। अगर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया। इस तरह यानी कि हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपको जर्नल कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी तरह पीरियड के अंदर मूव करें तो एटम का साइज़ कम होता जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है और इस तरह जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप इन सब के अंदर यही कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं और मैंने भी यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्या है कि यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम है, सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप के अंदर है, तो सोडियम टॉप पे और पोटाशियम जो है ना वो उसके नीचे है, यानी कि टॉप पे लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है। तो इस तरह जो है ना जो सोडियम है, अब जाहिर है सोडियम ऊपर है पोटाशियम से, तो इसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है साइज़ बढ़ने की वजह से। तो पोटाशियम का साइज़ बड़ा है सोडियम से, तो जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम के अंदर, वो क्या है, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेरिजन टू सोडियम। तो इस तरह वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना वैलेंस शेल से आसान होता जाता है और इस तरह कम एनर्जी देने से पोटाशियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस तरह पोटाशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेरिजन टू सोडियम, या आप कह सकते हैं कि जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है पोटाशियम से। एज सोडियम एटम हैव स्मॉलर रेडियस देन पोटाशियम ड्यू टू विच इट हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज एज कम्पेरिजन टू पोटाशियम, सो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम सोडियम देन पोटाशियम। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि सोडियम की हाईएस्ट जो है ना वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे। ऐसे नहीं कि यहाँ पे दो एलिमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि पीरियड के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस तरह क्लास के अंदर फ़र्ज़ करें कि आप कह सकते हैं हम बच्चों को जो है ना वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो आते हैं जो टॉपर होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद जो दरमियानी साइज़ के होते हैं, आप कह सकते हैं कि मीडियम साइज़ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नॉर्मल होते हैं, यानी कि जो स्टडी के अंदर ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। और इस तरह एक बच्चे वो होते हैं थर्ड कैटेगरी जो बिल्कुल ही डल होते हैं। तो अब आप कंपैरिजन करें, फ़र्ज़ करें आप कंपैरिजन करें जो हाईली इंटेलिजेंट है और जो मीडियम साइज़ है या जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप जो हाईली इंटेलिजेंट हैं दो हाई इंटेलिजेंट बच्चों का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना ये कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स को, और ग्रुप्स के अंदर पीरियड के अंदर जो है ना हम एलिमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। सिंपल इज डैट। और जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पीरियड के अंदर अगर दो एलिमेंट जो पीरियड के अंदर आप जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका पीरियड वाला जनरल कॉन्सेप्ट लिखें। और अगर दो एलिमेंट जो एक ग्रुप के अंदर जो है ना आप डिस्कस कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं या क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन पूछा जा रहा है, तो आप उनका जो है ना एक जनरल जो मैंने अभी बताया है कि ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है, बेसिकली डेंसिटी का क्या ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप जनरली एक्सप्लेन कर दें। समझ आ गई? कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आप यानी कि ज़हन में इस तरह एक कॉन्सेप्ट बना के लेके चलेंगे तो आसानी से जो है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर इनको रट्टा लगाएंगे तो ये जो है ना पेपर के अंदर जाके भूल जाएंगे कि यार सोडियम क्या था, पोटाशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम कहाँ पे है। सबसे मज़े की बात है, आप पीरियडिक टेबल को जो है ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि पीरियडिक टेबल के अंदर अल्कली मेटल कौन से हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, हेलोजेंस कौन से हैं, नोबल गैसेज का कौन सा ग्रुप है, ये सारे ग्रुप नंबर याद कर लें और पहले 3 पीरियड याद कर लें। ठीक है, पहले 3 पीरियड और बाकी जितने भी 8 ग्रुप्स हैं वो याद कर लें। इस तरह जो है ना आप लोगों का कोई मुश्किल ही नहीं आएगी आप लोगों को। और ये जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है कि पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होता है और ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है, ये ट्रेंड देख लें और जो बेसिकली पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं उनको याद कर लें।
और एलिमेंट्स उनकी याद कर लें। तो इस तरह जो है ना पेपर के अंदर आप बग़ैर याद किए अपने पास से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ख़ुद से लिखना सीखिए। जिस तरह जितना आप लोग आसानी से ख़ुद से लिखना सीखेंगे वो जो है ना सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो इसी के साथ ही मैं लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।